हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सीजीपीएससी मेंस की बात जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली ढेर सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं। आज लेकिन मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ लोक प्रशासन के लिए, जो कि हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनके लिए इस सब्जेक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है, जिसको लेकर सभी तरफ एक कौतूहल बना रहता है कि इस विषय को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इस विषय को अलग अलग वीडियोस में हम देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और सिलेबस और आए हुए क्वेश्चंस वो आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। और यहाँ से आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस विषय को क्यों, कैसे, क्या पढ़ना है, इसका बैकग्राउंड कैसा है इस विषय का, खासकर लोक प्रशासन की हम बात करें तो पेपर 7 में जो आपका पार्ट 3 है, पेपर 3 में पार्ट 2, आपको पता है हर पेपर 3-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीजीपीएससी मेंस की बात करें और मेंस चूंकि अभी इस साल होने वाला है, आपका 2023 का मेंस होने वाला है जून में, 12, 13, 14, 15 जून को होने वाला है। प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब आप मेंस की तैयारी में जुड़ रहे हैं। तो सीजीपीएससी मेंस में हम बात कर रहे हैं, पेपर 3 की बात कर रहे हैं और इसमें पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें राज व्यवस्था प्लस लोक प्रशासन नाम का टॉपिक आपको दिखता है, ठीक है। और चूंकि ये पार्ट 2 है तो इसमें कुल अंक 50 हैं। अब इन दोनों को मिलाकर लोक प्रशासन और राज्य व्यवस्था से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वेटेज इधर हो या इधर मिक्स आता है, तो उस हिसाब से इसको देखा जाए। पहले ज़्यादा था सिलेबस और इसी में पार्ट 1 जो होता है आपका भारत का इतिहास होता है, और पार्ट 3 की जब हम बात करते हैं, पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ऐसे करके इस पेपर में कुल 4 टॉपिक्स हैं, 4 विषय हैं, जिनमें से 2 विषयों को एक साथ एक पार्ट में पूछा गया है। तो 50 नंबर का ये पेपर होगा 200। इसमें लोक प्रशासन नाम का टॉपिक है। तो मैं ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए इस वीडियो में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो यदि हम देखें इसको, लोक प्रशासन की बात करें हम लोग, तो लोक प्रशासन, इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, इसके इतिहास को देखा जाए, एक बार समझा जाए कि विषय आया कहाँ से। क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल है, कोई भी विषय हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है कोई भी विषय। तो किस लिए पढ़ना है ये एक बड़ा सवाल है। तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो आपके आसपास जो भी प्रशासन दिख रहा है वो लोक प्रशासन आप कह सकते हैं। जैसे कलेक्टर साहब कहीं जा रहे हैं और किसी स्कूल पहुंच गए इंस्पेक्शन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि वो लोक प्रशासन है। ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई दे रही है, ट्रैफिक संभालते हुए पुलिस वाले अगल बगल दिख रहे हैं, वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है। फिर आप देखते हैं कि नगर निगम के सफाई वाली टीम जो है सड़कों पर सफाई कर रही है, वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है। फिर आप देख पाते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ सचिव होते हैं या सेक्रेटरीज होते हैं, वो भी लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो कुल मिला के प्रशासन ये अपॉइंटेड पोस्ट है बेसिकली, और अपॉइंटेड लोग इसमें होते हैं। अब इसके बैकग्राउंड पे पहले जाता हूं, फिर इसके मीनिंग और इंट्रोडक्शन, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हम बैकग्राउंड पर जाते हैं, ये विषय कैसे आया समाज में, इसको लोगों ने कैसे पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि लोक प्रशासन पहली बार, यदि इसके जन्म की बात करें तो 1887 हम कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि 1887 में ही पहली बार आया है। इसके पहले भी लोक प्रशासन की उपस्थिति को देखा और समझा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि यदि जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था, कबीला प्रणाली या कबीले सिस्टम में वो रहा करता था, उस वक्त भी प्रशासन और राजनीति की उपस्थिति रही होगी। पहले हम देख पाते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे समूहों में लोग रहते थे। एक समूह दूसरे समूह को देखता है तो एक समूह दूसरे समूह पर एक तरह से आक्रमण करता है, और जब वो आक्रमण करता है तो वो देखता है कि जो ताकतवर है वो जीत जाता है, और कुल मिलाकर वो एक बड़ा समूह बन जाता है। अब बड़े समूह में कोई सरदार होता है जो कबीले के सरदार के तौर पर देखा जा सकता है। अब ये जो कबीले के सरदार जी हैं,
इन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम में लगा रखा है। तो आप देखेंगे किसी को पानी के इंतजाम में, किसी को भोजन के इंतजाम में, किसी को सुरक्षा, किसी को आग लगाने के इंतजाम में। तो आप देखेंगे जंगलों में इस तरह से सर्वाइवल होता था। तो उस जमाने में ये राजनीतिक व्यवस्था आप कह सकते हैं और ये प्रशासनिक व्यवस्था आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जब हम जंगलों में थे तब से ये काम चल रहा है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में या साहित्य के रूप में इसके बारे में कहीं पर उल्लेख उस जमाने में नहीं हुआ रहा होगा, लेकिन ये व्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे ये जो जंगल की व्यवस्था है आप देखेंगे छोटे से नगर में वो कन्वर्ट हुआ होगा, फिर एक किसी बड़े शहर के रूप में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर एक बड़े राज्य के रूप में, फिर एक बड़े साम्राज्य और फिर एक बड़ा देश तैयार हो गया समय के अनुरूप। तो इस तरह से लोक प्रशासन को हम देख पाते हैं कि लोक प्रशासन भी इसके साथ साथ बदलाव के साथ गुजरा होगा। यदि हम माने कि इस व्यवस्था में क्या प्रशासन में बदलाव हुए होंगे तो बेशक हुए होंगे, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव हुए होंगे। एक जमाना था जब अलग अलग नगर के कोई क्षेत्र के अधिकारी हुआ करते थे, बढ़ते बढ़ते वो राजा बन गए और बड़े बड़े क्षेत्रों के फिर वो प्रशासक या राजा या साम्राज्य के तौर पर उनको एक तरह से देखा गया। तो साम्राज्य बहुत बड़ा एरिया हो गया, भारत में भी विदेशों में भी सभी जगह यह व्यवस्था देखने मिलती है। अब मुद्दा आता है कि क्या प्रशासन इसमें हमेशा से था? बिल्कुल था, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हैं जंगलों की व्यवस्था से वो प्रशासन की व्यवस्था को, तो चलते 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 आज लोकतांत्रिक प्रणाली में भी या वर्तमान में जो भी देश हैं, जो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप पाते हैं कि लोक प्रशासन जिंदा है और लोक प्रशासन सर्वाइव कर रहा है और लोक प्रशासन दिन ब दिन अपने प्रगति पथ पर है। तो प्रशासन और राजनीति दो अलग अलग व्यवस्था के रूप में देखी समझी जा सकती है। इसी तारतम्य में आप देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान पहले से आया हुआ विज्ञान है, लोक प्रशासन बाद में आता है आधिकारिक रूप में। अब राजनीतिक विज्ञान पहले से क्यों आया, इसको भी समझा जाए। विदेशी यात्री जब एक देश से दूसरे देश में जाने लगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया और अपनी यात्रा के वर्णन में उन्होंने दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। और वो दो मुद्दे क्या हैं? एक तो उन्होंने वहां के साम्राज्य के बारे में बातचीत की, और दूसरा वहां के राजा के बारे में बातचीत की, क्योंकि उस जमाने में ये दो ही टॉपिक हुआ करते थे कि राजा ने क्या करवाया, राजा कितने महान हैं, राजा कितने योद्धा हैं, राजा ने ये सड़कें बनवा दी, राजा ने कुएं खुदवा दिए, इस तरह के अनेक उनके बारे में चर्चाएं, और उस पूरे साम्राज्य के बारे में भी चर्चा हुई। तो राज्य और राजा ये दो ही हाईलाइट होते थे इतिहास की किताबों में या जो यात्रीगण जाते थे, और इस तरह से आप देखेंगे कि और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। और हर राजा के अपने कुछ ना कुछ प्रयास बेहतर माने गए, मतलब उस जमाने का बेस्ट प्रैक्टिस आप कह सकते हैं, इसे कि जो अच्छा था उसको लिखा गया। इस तरह से एक राजा की बातचीत को अलग अलग जगह पहुंचाया गया और राजा ने जो भी प्रयोग किए उनको स्थापित रूप में मान लिया गया कि हाँ, ऐसा करने पर प्रशासन को लाभ मिलेगा, राज्य को लाभ मिलेगा, ऐसा उन्होंने माना। अब हम जब राज्य की बात करते हैं कि राज्य में उन प्रयोगों को अलग, मान लो एक्स राजा ने कुछ बढ़िया काम किया है तो उसको वाई राजा ने भी अपनाने की कोशिश की। अब मान लो इन्होंने कोई सिद्धांत उस समय पर अपनाया, और कोई भी सिद्धांत एक दिन में बनता नहीं, प्रकृति के नियमों को बार बार देखने पर, समझने पर, जब हमने उन्हें मनुष्य के दैनिक जीवन में अपनाया तो किसी न किसी सिद्धांत रूप में उसको देखा गया। और ये काम किनका रहा होगा? दार्शनिक या विचारकों का काम रहा होगा। जैसे किसी ने अंदाज लगाया कि बड़ी मछलियां हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती हैं। अब यह प्रकृति में घट रही घटना है, लेकिन इसे साम्राज्य और राजा महाराजा की प्रणाली में अपना लिया गया। कहा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती है, जैसे हम कौटिल्य के भी सिद्धांत में पढ़ते हैं, चाणक्य उनकी किताब में इसका उल्लेख है। अब इसे सिद्धांत मान लिया गया, तो प्राकृतिक नियमों को जब मनुष्य के दैनिक जीवन में उतारा गया तो उसे एक सिद्धांत रूप में देखा गया, सिद्धांत रूप में पाया गया। इसका मतलब यह हुआ
कि हमने उन सिद्धांतों को जब देखा कि कोई राजा अपनाता है और राजा अपना के वो सफल होता है, तो यहां से क्या हुआ, मान लिया गया कि उस राजा ने एक बढ़िया काम किया। कोई भी सिद्धांत, और भी अलग भी सिद्धांत हो सकते हैं, और उसके बारे में लिखा गया। अब जो नए राजा आए उन्होंने देखा कि अच्छा फला राजा ने ये किया था तो उन्हें सफलता मिली थी, फला राजा ने ये किया था तो उन्हें सफलता मिली थी। इस तरह से कुछ दार्शनिकों की किताबें, राजा महाराजाओं के अभ्यास, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सभी को मिलाकर जब फाइनली राजनीतिक या राजनीतिक विज्ञान के बारे में सोचा गया होगा, तो इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर हमने उस विषय की रचना कर दी कि राजा होगा, राजा के अंग होंगे, राजा का प्रशासन होगा, राजा के मंत्री होंगे, महामंत्री होंगे, सेनापति होंगे, और ऐसे ना जाने कितने सारे डिविजन्स के बारे में लिखा जाने लगा। और यहीं से राजनीतिक विज्ञान नाम का विषय आपको दिखाई देता है। विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि सिद्धांत है, और सिद्धांत में एक वैश्विक गुण होता है कि इसे सभी जगह हम, सार्वभौमिक गुण होता है कि सार्वभौमिकता, मतलब कहीं पर भी इसे लागू किया जा सकता है। और विज्ञान में अक्सर यह माना गया है कि जो भी हम प्रयोग करते हैं उसके परिणाम लगभग सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो ये पेन मैं ड्रॉप करूं तो ये नीचे ही जाएगा, तो इस घटना का जो परिणाम है वो पूर्व निर्धारित है कि ऐसा ही होगा, इसीलिए इसे विज्ञान की घटना हम कह सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर आप इसे पढ़ते हैं। यूपीएससी में इसे ऑप्शनल के तौर पर पढ़ा जाता है। पॉलिटी अलग चीज है। पॉलिटी या राजव्यवस्था, राजव्यवस्था राजनीतिक विज्ञान का एक पार्ट होता है, लेकिन इसे आप सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं। लेकिन लोक प्रशासन के बारे में कहीं पर बातचीत नहीं होती आधिकारिक तौर पर। तो आप देखेंगे कि हमने राजा और प्रशासन के, राजा और उसके साम्राज्य के बारे में बातचीत तो की, लेकिन हमने प्रशासन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं की। जैसे हमने कह दिया कि अकबर का प्रशासन बढ़िया था, नवरत्न थे, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ उनके नवरत्न काम किया करते थे। इस तरह की बातों को हमने समझा दिया। अब आप देखेंगे कि वो जो नवरत्न थे, क्या वो प्रशिक्षित थे, या कहीं उनका एग्जाम लिया गया था, या किसी रूप में उनको चयनित किया गया था? राजा को वो ठीक लगे तो राजा ने उनको अपना लिया और कहा आप आइए हमारे प्रशासन में योगदान दीजिए, और इस तरह से वो 9 जेम्स नवरत्न फेमस हुए। तो आप देखेंगे हर राजा ने अपने समय में कुछ ना कुछ बेहतर प्रयास किया है। यदि जहांगीर की बात करें तो सोने की जंजीर या न्याय की जंजीर कहा जाता है। उनके बेडरूम में एक जंजीर बंधी हुई थी, जिसे बाहर कोई न्याय की याचिका लेकर आया हुआ याचिकाकर्ता यदि उसे घंटी को बजाता तो सीधे राजा तक वो खबर जाती, या राजा के आसपास जो घंटी बजती थी, और राजा स्वयं आकर पूछते थे कि बताइए आपके साथ किस तरह का न्याय हुआ। तो उस जमाने का हम गुड गवर्नेंस या सुशासन कह सकते हैं। आज राज्य सरकारों में या छत्तीसगढ़ सरकार में आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि जन दर्शन जैसा कार्यक्रम होता है। तो ये जन दर्शन क्या है? ऐसा नहीं कि हमारे कलेक्टर साहब, सीएम साहब दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। जन सुनवाई एक तरह से पब्लिकली उनकी समस्याओं को सुनना और इमीडिएट समाधान करना। तो कहीं ना कहीं पीछे इनके उदाहरण हम देख पाते हैं इतिहास में। तो अब होता यह है कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में तो काफी लिखा गया, लेकिन लोक प्रशासन के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन लोक प्रशासन काम जरूर कर रहा था। भारतीय इतिहास में आप पढ़ेंगे कि अलग अलग राजाओं के अलग अलग प्रशासन थे, और हर प्रशासन में अलग अलग लोगों ने प्रयोग किए थे। किसी ने बाजार तक बना लिया, किसी ने सड़कें बना ली, किसी ने नापतौल विभाग बना लिया, किसी ने चिट्ठी पत्री वाला विभाग बना लिया। तो ये सब क्या थे? अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट से जो अलग अलग जगह पर पदस्थापित थे। उस जमाने में भी आप देखोगे पदसोपानिक व्यवस्था थी कि कौन किसके नीचे रहेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा। इस व्यवस्था को हम देख पाते हैं, और इन्हीं कारणों से आप देख पाएंगे कि पदसोपानिक व्यवस्था या प्रशासनिक सिद्धांत आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इनको कोर्स रूप में नहीं पढ़ाया गया, एक सिलेबस के तौर पर नहीं देखा गया, एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों, अंततः होता क्या है कि लोक प्रशासन को हम कैसे पढ़ें? यह आया कहां से होगा? भारत जैसे देश में कौटिल्य ने बहुत पहले इसके बारे में लिख दिया
कि राजा का प्रशासन कैसे होना चाहिए। उस जमाने में उन्होंने सुशासन जैसी चीज को समझा दिया था कि राजा का बेटा राजा तभी होगा जब वो योग्य होगा। तो योग्यता की बात कर ली, मेरिट सिस्टम की बात कर ली। फिर उन्होंने कहा कि यदि राजा का बेटा सक्षम नहीं है, कुछ चयनित विषयों में यदि उसको ज्ञान नहीं है, तो फिर उसे राजा बनने का अधिकार नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता और उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कुछ चयनित विषयों को पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे उन्होंने कहा कि दर्शन पढ़ना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहिए, धर्म का विज्ञान पढ़ना चाहिए। इन सभी विषयों को पढ़कर ही वो राजा का बेटा एक सक्षम राजा बन सकता है। तो कौटिल्य जैसे लेखक ने, उस जमाने में विचारक ने कहीं ना कहीं इस चीज को प्रतिपादित करने की कोशिश की कि सुशासन या शासन की व्यवस्था कैसे चलती है। उस जमाने में उन्होंने राजा के शेड्यूल को, उनके जो दिन भर की दिनचर्या को उन्होंने बांटने का प्रयास किया। अलग अलग पहरों में बांटा और कहा 8 पहर होने चाहिए और उनमें से एक पहर जनता की सुनवाई के लिए दिन में रखा जाए, जिसको हम राज दरबार कहा करते थे कि दरबार लगा है। और उस दरबार में जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती थी और उसकी इमीडिएट सुनवाई होती थी। उस जमाने में डेलीगेशन नहीं था, प्रत्यायोजन नहीं था, ज्यादा विकेंद्रीकरण नहीं था, सब कुछ केंद्रीकृत स्थिति थी। तो आप देखेंगे इस तरह की व्यवस्था में प्रशासन कहीं ना कहीं पर भारतीय परंपरा में भी दिखाई देता है, भारतीय इतिहास में दिखाई देता है। और कौटिल्य ने तो यहां तक कह दिया राजा के बारे में कि आपको रात में अपनी वेशभूषा बदल कर निकलनी चाहिए और जाकर देखिए कि जनता दुखी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि बारिश में भीग रहा हो या ठंड में सिकुड़ रहा हो या कोई भूखे पेट तो नहीं सो रहा। इन आधारों पर उन्होंने राजा से कहा कि राजा को जाना चाहिए और उनके सुख दुख को पूछना चाहिए और इस तरह से प्रशासन पर मुस्तैदी होगी, प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करेगा। तो आज भी आप सुनते होंगे कि कई जगह के एसपी या कलेक्टर रात में बिना इन्फॉर्म किए, बिना प्रोटोकॉल के वो निकल पड़ते हैं बाइक या साइकिल लेकर, ये देखने के लिए कि लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। बिना बताए जाने पर स्थिति क्या होती है। कई जगह पर आप देखते हैं औचक निरीक्षण किया जाता है और देखा जाता है कि प्रशासन सही चल रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इतिहास में इन सब मुद्दों को देखा जा सकता है, लेकिन भारत को वो क्रेडिट नहीं मिल पाया कि लोक प्रशासन का जन्म भारत में हुआ, ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। तो आखिर ये विषय आता कहां से है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये विषय आ कहां से रहा है, कैसे इसका जन्म हुआ। तो अब तक मैंने आपको एक पृष्ठभूमि समझाने की कोशिश की कि जब राजनीतिक विज्ञान आया तो प्रशासन के बारे में बातचीत नहीं हुई, इसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया गया, न ही इसके बारे में कुछ लिखा गया, क्योंकि ज्यादातर हमें राजा और साम्राज्य के बारे में ही पता था और इन दोनों के बारे में चर्चाएं होती थी। और इसी तरह से आप देखोगे राजनीति विज्ञान पहले आ गया, जहां पर हमने राज व्यवस्था के बारे में ज्यादा बात की कि एक व्यवस्था कैसे चलती है साम्राज्य की। प्रशासन को हमने लगभग नगण्य कर दिया और हमने माना ये तो होना ही है, और हमने माना ये राजा पर निर्भर करता है कि राजा अपने प्रशासन को कैसे चलाते हैं। उस जमाने में प्रशासन नाम का कोई सिलेबस था नहीं हमारे पास। अब मैं बात करता हूं अमेरिका की। अमेरिका की व्यवस्था में आप देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। हर देश अपने उत्थान के समय से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं हलचल आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन का फेस होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने का जो फेज होता है, संक्रमणकालीन दौर जो होता है किसी देश में, देश चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। आप देखेंगे कि इन चुनौतियों में अमेरिका भी उन चुनौतियों से गुजरता है। अब वो चुनौतियां क्या थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या होती है 1881 में। अब यह घटना अमेरिका को झकझोर के रख देती है, क्योंकि राष्ट्रपति की सरेआम हत्या होना, हालांकि कारण राजनीतिक भी थे, लेकिन उनमें से एक कारण माना जाता है कि वो जो बंदा था वो सरकारी नौकरी चाहता था। उस जमाने में अमेरिका जैसे देश में स्पॉइल सिस्टम या लूट की पद्धति हम कहते हैं, लूट की पद्धति क्या थी कि मैं राजा बना तो मैंने अपने लोगों को
अपॉइंट कर दिया, आप राजा बने तो आपने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया। स्पॉइल सिस्टम इसी को कहा गया अंग्रेजी में, स्पॉइल सिस्टम, लूट की पद्धति। जैसे हमारे देश में भाई भतीजावाद, अब ये जो लूट की पद्धति चल रही थी तो इसको लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन था, वहां के लोगों में काफी नाराजगी थी, क्योंकि मैं राष्ट्रपति बना तो मैंने अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया, आप बने तो आपने अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया। इस तरह से जो टैलेंटेड लोग थे, योग्यता आधारित प्रणाली नहीं थी। तो यह भी एक कारण माना जाता है प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या में। और इस घटना के बाद अमेरिकन जो चिंतक थे, वहां का जो प्रशासन था, उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जैसे देश में इतनी अव्यवस्था। वो 20वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अब 1983 में पेंडल्टन एक्ट आता है, पेंडल्टन एक्ट, पेंडल्टन अधिनियम, व्यक्ति के नाम से वहां पर अधिनियम आता है। तो पेंडल्टन एक्ट आता है 1883 में, और यह किसके लिए जिम्मेदार है? यहीं से आप देखेंगे योग्यता प्रणाली को लाया गया, या आप इसे अंग्रेजी में कहें तो मेरिट सिस्टम को लाया गया, योग्यता प्रणाली को लाया गया। जबकि हमारे देश में आप देखेंगे 1833 में खुली प्रतियोगिता को लाने का प्रयास किया गया, और फाइनली हम हमारे देश में 1853 में खुली प्रतियोगिता प्रणाली को शुरू करते हैं, जो कि योग्यता प्रणाली है। तो भारत देश कम से कम आगे है, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत देश आगे है। 1855 में ब्रिटेन में लाया गया। अमेरिका में 1883 में आता है। अमेरिका पीछे, हालांकि और इतिहास देखें तो चाइना सबसे पहले मेरिट सिस्टम को लेकर आता है। खैर, और कभी किसी दिन बात करेंगे, फिलहाल इतना काफी है इसके लिए। तो आप देखेंगे पेंडल्टन एक्ट आने के बाद योग्यता प्रणाली को लागू किया गया। जब योग्यता प्रणाली की बात आती है तो यहीं पर एक चीज और मैं समझा दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी जब अपना कैबिनेट तैयार करते हैं, जैसे हमारे देश में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर कैबिनेट की बात करते हैं, तो अपना मंत्रिमंडल जब वो गठन करते हैं तो आप देखेंगे वो इसी प्रणाली पर, मतलब अपने ही लोगों को लेकर आएंगे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि वो टैलेंटेड लोगों को लाते हैं, और जो वहां का अपर हाउस है, उच्च सदन है, सेनेट, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आज भी कुछ लोग कहते हैं आलोचना में कि ये तो परंपरा आज भी जारी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने लोगों को ही लाएंगे। एनीवेज, तो आप देखेंगे अब इस योग्यता प्रणाली को लाने के बाद लोगों में कुछ राहत महसूस की गई। लोग थोड़ा सा मानने लगे कि चलो प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। स्थानीय प्रबंधन में चुनौतियां आ रही थी, जैसे शहर का प्रबंधन, या उस जमाने में जो भी लोकल शहर के मैनेजमेंट थे उसमें कुछ चुनौतियां आ रही थी। तो लोग परेशान तो थे, लोगों को शिकायतें थी जरूर। अब इसी वक्त अमेरिका के अलग अलग चिंतक इस बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इसको बेहतर बनाएं। तो कारण निकल कर आया कि लोक प्रशासन हमारा पेशेवर नहीं है। तो पहली बार आप देखेंगे 1887 में वुड्रो विल्सन, वुड्रो DROW है, विल्सन, इन्होंने पहली बार लोक प्रशासन के बारे में डिमांड की और एक पेपर प्रस्तुत किया और कहा हमें लोक प्रशासन नाम के एक अलग विज्ञान की आवश्यकता है। अब अलग विज्ञान किसे? राजनीतिक विज्ञान से अलग हटकर हमें एक विज्ञान की आवश्यकता है। और लोक प्रशासन को विषय के रूप में जन्म देने का क्रेडिट वुड्रो विल्सन को जाता है, और इसीलिए उन्हें लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। तो 1887 में उनका एक पेपर प्रस्तुत होता है, काफी फेमस रहा वो, और यहां से लोक प्रशासन के आधिकारिक जन्म की घोषणा होती है एक विषय के रूप में। और कोई भी जब नया विषय आता है तो वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से कनेक्टेड होता है, क्योंकि एकेडमिक जगत में ही इस तरह की घटना होती है, किसी विषय को जन्म दिया जाए। एक उदाहरण स्वरूप समझिएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ विषय है, छत्तीसगढ़ भाषा का जो विषय है, अब इसे मान लो एक विषय के रूप में स्थापित करना है, तो क्या होगा? अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, उसके ऊपर एक गोष्ठी रखी जाएगी,
उसके ऊपर वर्कशॉप, सेमिनार, कुछ ना कुछ होगा, बातचीत होगी और सभी अपने विचार देंगे और फाइनली उस विचार को ध्यान में रखते हुए एक विषय की घोषणा की जाएगी कि इस विषय को तैयार किया जाए। जैसे बायोटेक आया होगा तो एक दिन में तो नहीं आया होगा। बायोलॉजी था हमारे पास, टेक्नोलॉजी थी। अब ये बायोटेक नया क्या था, तो कहीं ना कहीं इसकी शब्दावली तैयार की गई होगी। क्या पढ़ेंगे वो डिसाइड किया गया होगा, कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे, नए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे। अभी चूंकि नया विषय है तो अचानक से तो मिलेंगे नहीं सब पढ़ाने वाले, तो अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं और उसमें योगदान देते हैं। तो लोक प्रशासन का जन्म भी इसी रूप में देखा जा सकता है और लोक प्रशासन ने जन्म लिया। और जब लोक प्रशासन इस रूप में जन्म लेता है तो उसे एक पेशेवर विषय, एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट के तौर पर देखने का प्रयास हुआ। और वुड्रो विल्सन, चूंकि उनका बैकग्राउंड राजनीतिक विज्ञान का था, विधि की पढ़ाई की थी उन्होंने, लॉ की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे, इन सभी बैकग्राउंड के चलते आप देखेंगे कि उन्होंने विषय के साथ न्याय किया और कहा वी नीड अ सेपरेट साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अलग विज्ञान हमें चाहिए। अब ये अलग किससे करना है, जब बार बार बात हो रही है अलग करना है, अलग करना है, तो किससे अलग हटने की बात हो रही है और अलग हटना है तो क्यों हटना है, आखिर आवश्यकता क्या थी। इस बारे में जब विचार किया गया तो आप देखेंगे कि लोक प्रशासन जैसे विषय को हमें राजनीतिक विज्ञान से अलग करना है। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान से अलग हटके हमें क्या तैयार करना है, हमें लोक प्रशासन तैयार करना है, अलग हटाना। अलग क्यों हटाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न हैं और जो लोक प्रशासन के प्रश्न हैं वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों की चिंताएं अलग हैं, दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग है, दोनों की विषय वस्तु अलग है, दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों के आने का तरीका अलग है। ये निर्वाचित होकर आते हैं, ये अपॉइंटेड होकर आते हैं, इनको नियुक्ति प्राप्त होती है, ये निर्वाचन से आते हैं, ये टेम्परेरी तौर पर आते हैं, ये लंबे समय के लिए आते हैं, ये इनका करियर है। तो इस तर्ज पर यह माना गया, यह समझा गया कि यह लोक प्रशासन एक नए विषय के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद प्रोफेसर जे गुडनाउ आते हैं 1900 के आसपास। उन्होंने भी इस विषय में अपना योगदान दिया और दोनों के कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण दी। क्योंकि जब हम बात करते हैं विल्सन जी की, तो विल्सन ने अपनी बात रखी तो लोगों में एक मैसेज गया कि इस सब्जेक्ट का अस्तित्व कैसे निर्धारित होगा, और लोगों में एक कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्पष्टीकरण देना पड़ा गुडनाउ को। और उन्होंने कहा इनका काम है राज्य की नीति तैयार करना और प्रशासन का काम है उसका क्रियान्वयन करना। तो ये जो स्पष्टीकरण उन्होंने उस जमाने में दिया, और अमेरिकी लोक प्रशासन में उन्होंने और भी बहुत कुछ योगदान दिया, जिसकी वजह से फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द क्या लिया मैंने, अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के तौर पर प्रोफेसर जे गुडनाउ को देखा गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक पहुंचते पहुंचते लोक प्रशासन में और भी लोग जुड़ गए। वुड्रो विल्सन ने एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट की डिमांड की और कहा जो लोक प्रशासक हैं उनको और अधिक पेशेवर होने की जरूरत है, और राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या राजनीतिक मामलों के हस्तक्षेप प्रशासनिक मामलों में नहीं होने चाहिए। जब राजनीति कार्य कर रही है तो प्रशासन उनको सलाह दे। प्रशासन जब काम कर रहा है तो रोजमर्रा के जीवन में राजनीति हस्तक्षेप ना करे, और दोनों के ऑफिस सेपरेट होने चाहिए। यहां से लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान में एक अलगाव की बात सामने आती है कि दोनों में अलगाव कर दिया जाए। तो दोनों में एक डाइकोटोमी की बात आती है, सेपरेशन की बात आती है, और यह सेपरेशन जायज माना जाता है कि हां इसकी जरूरत है, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? दोनों का अंतिम उद्देश्य है कि जनता का कल्याण करना। दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना या लोक कल्याण करना। अब ये जब जन कल्याण की बात आती है, लोक कल्याण की बात आती है, तो निश्चित तौर पर आप देख पाते हैं कि ये जो जन कल्याण है या फिर पब्लिक वेलफेयर की हम बात करें, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते
इनका उद्देश्य सेम होगा, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो दोस्तों 1914 तक आते आते आप देखेंगे कि अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालय, अमेरिका के बहुत सारे कॉलेजेस में लगभग इसके बारे में अध्ययन चालू हो गया, ऑफिशियल एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। इसी वक्त आप देखेंगे कि इस विषय में और भी लोगों का योगदान बढ़ता जाता है। अब एक विषय के रूप में स्थापित तो हो चुका है लोक प्रशासन। काम कहां करेगा? ऑफिस में काम करेगा। कौन से ऑफिस में? सरकारी ऑफिस में। राजनेताओं के साथ जो मंत्री हैं या देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनके अंडर में ये काम करेंगे, उनके अधीन काम करेंगे। लेकिन प्रशासन का अपना अस्तित्व होगा, राजनीति का अपना अस्तित्व होगा, और दोनों को मिलाया नहीं जा सकता, ऐसा वुड्रो विल्सन ने स्पष्टीकरण दिया। और यहां से आप देख पाते हैं कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति होती है। समाज में उथल पुथल का दौर रहा, समाज में काफी डिस्टर्बेंस रही, समाज में कई जगह पर आप देखेंगे कि लोग चाहते थे कि यह बेहतर व्यवस्था मिले। अब यहां से जब औद्योगिक क्रांति की बात करें पैरेलली इसके, तो आप देखेंगे कि एक तरफ लोक प्रशासन का विकास हो रहा है। यदि मैं पहले मानूं तो यहां पर हमने क्या देखा कि राजनीतिक विज्ञान का अपना विकास का क्रम चल रहा है। इसी बीच हम देखें तो औद्योगिकरण, ठीक है, सो औद्योगिकरण यहां से अपने विकास के क्रम पर चल रहा है। अब इसी बीच लोक प्रशासन एक नए विषय के रूप में हम देख पाते हैं। तो लोक प्रशासन एक नए विषय के रूप में स्थापित हो रहा है, लेकिन यह अकेले डेवलप नहीं हुआ। आप देखेंगे समय के अनुसार चूंकि ये भी संगठन से संबंधित हैं और ये भी संगठन से संबंधित हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर इनके सिद्धांत और इनके सिद्धांत लोक प्रशासन में आते जाते हैं। इन दोनों के सिद्धांत आप देखेंगे लोक प्रशासन में आए और लोक प्रशासन में नए सिद्धांतों की उत्पत्ति होती, नए सिद्धांत दिखने लगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उद्योगों से भी कुछ इंजीनियर्स आए, कुछ लेखक आए, कुछ प्रयोगकर्ता आए, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, या फिर और भी हम गुलिक उर्विक की बात करें, ऐसे अलग अलग चिंतक स्कॉलर्स आए। लोक प्रशासन जब ऑप्शनल में पढ़ा जाता है तो वहां तो ये बड़ा सिलेबस है यूपीएससी में, और सीजीपीएससी के लिए इस सिलेबस का आकार थोड़ा छोटा है, 10 to 12%, हार्डली, इससे ज्यादा नहीं है आपको। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम इतना डिटेल में जाकर देख रहे हैं, ताकि एक बार आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आ जाए और फिर इसको लेकर आप आगे बढ़ें। तो जब देखेंगे कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो संगठन के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल हुआ, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ। अब ये प्रबंधन शब्द यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसे लगभग हमने निजी क्षेत्र माना, प्राइवेट सेक्टर माना, और ये क्या हुआ, ये गवर्नमेंट सेक्टर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लोक प्रशासन में नए सिद्धांत, नए विचार समाहित किए गए। जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के दृष्टिकोण से उनको जानते हैं। यहीं पर हेनरी फेयोल को जाना जाता है कि उन्हें प्रबंधन के सिद्धांतों का पैगंबर कहा जाता है। 14 प्रिंसिपल, 14 सिद्धांत उन्होंने दिए। गुलिक उर्विक, इनकी बातों को देखा जाए तो इन्होंने भी फोर्ड के साथ काम किया, इंजीनियर थे, और काम करते करते इन्होंने सिद्धांतों को तैयार किया कि संगठन में काम कैसे होने चाहिए। तो इन सिद्धांतों की जरूरत यहां क्यों पड़ी? क्योंकि लोक प्रशासन भी एक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। लोक प्रशासन में एक संगठन होगा, एक प्रबंधन होगा, पदसोपानिक व्यवस्था होगी, संचार होगा, अभिप्रेरणा है, ऐसे बहुत कुछ जो प्रबंधन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरह से आपका जो सिलेबस बना है दोस्तों सीजीपीएससी का, वो किस रूप में है? एक पार्ट आपका आप देखेंगे लोक प्रशासन के विकास से संबंधित है, लोक प्रशासन के विकास से संबंधित है। दूसरा पक्ष आप देखेंगे सिद्धांतों को समझना है, तो प्रबंधन के सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत। और तीसरा पक्ष आपका जिसमें आप राज्य व्यवस्था से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटी में जो पढ़ते हैं। तो ये 3 सेक्शन में आपका सिलेबस डिवाइडेड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और सिलेबस के डिस्कशन वाले वीडियो में भी मैंने अलग से बताया है। तो इस तर्ज पर आप देखें कि इसका विकास लोक प्रशासन का, इसके सिद्धांत और राज्य व्यवस्था,
3 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोक प्रशासन के सिलेबस को। तो आप देखेंगे ये जो सिद्धांत है ये आए कहां से, ये प्रबंधन जगत से आए, प्राइवेट सेक्टर से ये सिद्धांत आए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम कि जो FW टेलर हैं उनको जाना जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। अब वैज्ञानिक प्रबंधन जो चीज है वो है क्या, तो वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि हर कार्य को करने की एक विशेष विधि हो सकती है, एक विशेष तरीका हो सकता है। अब ये जो विशेष विधि है वो है क्या, यदि हम उसकी बात करें विशेष विधि की, तो जैसे एक व्यक्ति किसी काम को करते करते लंबे समय में उस काम को बेहतर ढंग से करने की कला सीख जाता है। जैसे ढाबे में आप कभी किसी कुक को प्याज काटते हुए देखें तो बड़ी स्पीड से वो प्याज काटता है, आप उतनी स्पीड में काट नहीं सकते। वो बात भी कर रहा होगा, गाना भी गा रहा होगा और प्याज काट लेगा, दूसरे काम कर रहा होगा, उसके हाथ में स्पीड है। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, चूंकि लगातार वो खाना बना रही है तो उनको अभ्यास हो चुका है। पिताजी किचन में घुसे तो पूरा बिखेर देंगे कि उनको आइडिया नहीं। तो जो जिस काम को कर रहा है उस काम में विशेषज्ञता तैयार हो जाती है। तो FW टेलर का यही कहना था कि विशेषज्ञता जैसी कोई चीज मायने रखती है और इसे वन बेस्ट वे कार्य करने का एक बेहतर तरीका विकसित किया जा सकता है। तो ऐसे ही आप देखेंगे लोक प्रशासन या प्रशासनिक संगठनों में भी हम एक बेहतर तरीके को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आप कभी ऑफिस में देखिएगा फाइल करने का जो सिस्टम है वो आज भी तरीका क्या है कि जो टैग होता है, जो एक सफेद कलर का धागा होता है, उसको बांधने का एक विशेष स्टाइल है, उससे पेपर बिखरते नहीं और फटते नहीं। वो तरीका लगभग सभी ऑफिसेज में अपनाया जाता है। तो पेपर्स को रखने का जो तरीका है मैनेजमेंट जो है वो पहले से चला आ रहा है। हालांकि अब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ई ऑफिस की बात करते हैं तो इतनी फाइलें अब नहीं होती, लेकिन फिर भी फाइल मैनेजमेंट का वो पुराना तरीका वन ऑफ द बेस्ट वे माना जाता था। आप कभी यदि डाक खाने में आपने देखा होगा जो स्टैंप लगाता है उसकी स्पीड होती, उसका एक तरीका होता है, वो लगा लगा कर आगे बढ़ाता जाता है, तो एक तरीका उसके हाथ में डेवलप हो जाता है। ये वैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी काम को लगातार करता है तो उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। इसकी वजह से उसमें नुकसान नहीं होता, कम समय में वो कार्य हो जाता है। FW टेलर ने पीस रेट जैसे सिस्टम पर बातचीत की। उन्होंने कहा पीस रेट जैसा सिस्टम होना चाहिए, मतलब जितना आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। हेनरी फेयोल संगठन के सिद्धांत में मानते हैं कि पदसोपानिक व्यवस्था होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, संचार होना चाहिए। ऐसे अनेक सिद्धांतों को दिया है उन्होंने और उन्हीं सिद्धांतों को लोक प्रशासन के संगठन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोजमर्रा में वहां पर कई सारे काम होते हैं। रोजमर्रा में नेतृत्व के गुण के बारे में बातचीत होती है, रोजमर्रा में संचार के गुणों पर बातचीत होती है। इन सभी मुद्दों को यदि देखा जाए तो लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन में संगठन, उसके सिद्धांत, कर्मचारियों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, ऐसे सारे चैप्टर्स आपको ऑप्शनल में दिखाई देंगे। तो ऑप्शनल में इतने सारे टॉपिक्स आपको नजर आते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान अपने जगह पर राज्य के निर्माण की बात कर रहा है, राज्य की व्यवस्था की बात कर रहा है, जबकि हम संगठन के निर्माण की बात कर रहे हैं, संगठन के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक तौर पर दोनों के विषय वस्तु अलग अलग है, इसीलिए दोनों में अलगाव की बात कही गई। लेकिन अलगाव को उस रूप में नहीं देखना है कि दोनों एक उत्तर जा रहा है एक दक्षिण जा रहा है, ऐसा नहीं। दोनों को पहुंचना एक ही जगह पर है, वो जन कल्याण, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। अब लोक प्रशासन में प्रबंधन के विचारक भी आ गए, समय आगे बढ़ता गया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध चालू भी हो जाता है और उथल पुथल पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण 1919 के आसपास आप देखेंगे कि ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। इस बीच फिर अनेक मुद्दों पर बातचीत होने लगी। उत्पादन कैसे बढ़ेगा, लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी, हमें नए मुद्दों को समझना होगा, नई आशाओं को, नई आकांक्षाओं को समझना होगा। और इसी बीच अमेरिका में कुछ नए प्रयोग शुरू हो जाते हैं।
1923 में द फर्स्ट इंक्वायरी नाम की एक रिपोर्ट आती है। एल्टन मेयो जो कि समाजशास्त्री थे, उनका यहां पर प्रवेश होता है। उन्होंने अपनी किताबों में यह मेंशन किया, अपने रिसर्च वर्क में मेंशन किया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी डीलिंग सामाजिकता के तौर पर होनी चाहिए। जिस फैक्ट्री ओनर ने उनको बुलाया था, उस फैक्ट्री ओनर ने उनसे शिकायत की, कहा कि साहब हमारे यहां जो कर्मचारी हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और इसका प्लीज समाधान बताइए। मतलब एम्प्लॉइज का टर्नओवर बढ़ गया था वहां पर। तो एल्टन मेयो के रिसर्च टीम ने पाया कि उस फैक्ट्री में कुछ चुनौतियां थी, जैसे टी ब्रेक नहीं है, मशीनों का शोर बहुत ज्यादा था, आपस में बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। अब व्यक्ति किसी जगह पर काम कर रहा है और उसे बातचीत नहीं करने दिया जाए तो असर क्या होगा? वो व्यक्ति सामाजिक है, उसे अपने दिनचर्या पर चर्चा करनी है, परिवार के बारे में चर्चा करनी है, आपसे उसका हालचाल, एक दूसरे से हालचाल, और इन्हीं सब चर्चाओं के साथ व्यक्ति काम करता है फैक्ट्री में। तो जब उन लोगों ने एल्टन मेयो की बात मानी तो देखा कि परिणाम सकारात्मक निकल रहे हैं। अभूतपूर्व परिवर्तन, एम्प्लॉइज का टर्नओवर रुक जाता है कुछ महीनों के बाद। उन्हें अच्छा लगने लगा कि बातचीत की परमिशन है, और कहा बड़ी मशीनों में ऑयलिंग की जाए जिससे उसके शोरगुल कम हो और लोग आपस में बातचीत कर सकें, ज्यादा चिल्लाना ना पड़े उन्हें। तो यहां से आप देख पाते हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज की बात हुई, मानव संबंध सिद्धांतों की बात होनी शुरू हुई लोक प्रशासन में, कि सांगठनिक सिद्धांतों से भी कोई और भी चीज है। यहां पर क्या है, उत्पादन पर जोर था। उत्पादन किन आधारों पर? कि नहीं, उत्पादन किसी भी रूप में आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा किया जाए तो कहीं ना कहीं शोषण की व्यवस्था भी दिखती है। लेकिन वहीं पर 1930 के आसपास जाते जाते आप देखेंगे कि इन्होंने मानव संबंध सिद्धांत पर कार्य किए, और इसी बीच 1929 का महामंदी का दौर भी आता है। तो लोक प्रशासन जैसे विषय को और महत्व मिलने लगा कि देश में प्रशासन ही कोई चीज है जो एक स्थापित मापदंडों के तहत काम करती है, और देश में बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था को सपोर्ट करने का काम कोई करता है तो वो प्रशासन करता है। तो क्यों ना प्रशासन को मजबूत किया जाए, क्यों ना उनका सिलेबस डेवलप किया जाए, क्यों ना उनको प्रशिक्षण दिया जाए। सिलेबस डेवलप कब होगा? जब उसे एक विषय के रूप में स्थापित करेंगे, एक विषय के रूप में स्थापित करेंगे, तब उसका सिलेबस आएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा हमें ये पढ़ना है, अच्छा ये हमें तैयार करना है, अच्छा इन सिलेबस को के आधार पर हमें प्रशिक्षण देना है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत होने लगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि लोक प्रशासन नाम के विषय को स्थापित ढंग से पढ़ना जाने लगा और समझा गया। लगभग पूरे विश्व में इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चलता है। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, एक नई व्यवस्था, बाजार व्यवस्था ने जन्म लिया। देश की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात होने लगी, इलेक्शन पर जोर दिया गया, जनता की आवाज को सुनने पर बल दिया गया। तो यहां से लोक प्रशासन में बदलाव आना स्वाभाविक था, क्योंकि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अपने कई चरणों से होकर गुजरता है, कई अप डाउन को देखते हुए आगे बढ़ता है। तो एक समय ऐसा भी आया कि जब लोक प्रशासन को लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये विषय अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसे या तो प्रबंधन विज्ञान की ओर चला जाना चाहिए या फिर राजनीतिक विज्ञान की ओर चले जाना चाहिए, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहां तक बातचीत हो गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि नहीं, इसके बस का नहीं है, लोक प्रशासन नाम का विषय सरकारी क्षेत्र को नहीं संभाल सकता। लेकिन 60-70 के दशक में जाते जाते लोक प्रशासन पर अनेक प्रयोग होने लगे। इसी बीच आप देखते हैं कि अमेरिकन विश्वविद्यालयों में इस बात पर चर्चा चलने लगी कि इस विषय को और मजबूत कैसे बनाया जाए। अमेरिका की सामाजिक समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। इसी बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा है और अमेरिका वियतनाम के वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। इसी बीच आप देखेंगे वहां सामाजिक प्रबंधन में चुनौतियां आ रही हैं, और शीत युद्ध का दौर अपने आप में तनाव का दौर था, और साथ ही साथ समाज का प्रबंधन ठीक करना था, समाज के विकास के बारे में सोचना था। ये सारी चुनौतियां एक साथ वहां पर चल रही थी, और अब अमेरिका उसको डील कैसे करे? तो फिर से वापस हम मुड़ते हैं कि लोक प्रशासन इसके लिए काम क्या कर सकता है। तो विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी दी गई कि इस विषय को और कैसे हम तार्किक बनाएं, इस विषय को और कैसे हम मजेदार बनाएं, इस विषय को और किस प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाए ताकि प्रशासन बेहतर हो सके।
तो फिर इस पर किताबों का दौर चला, किताबें लिखी गई, सम्मेलनों का दौर चला। तो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन, मिनोब्रुक एक जगह का नाम है, स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, मिनोब्रुक, ठीक है ना, हिंदी में इस तरह से लिखा रहता है, मिनोब्रुक सम्मेलन। अब मिनोब्रुक सम्मेलन प्रथम की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट मिनो, क्योंकि ये सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, थर्ड वाला 2008 में होता है और ये 1988 में होता है और ये 1968 में होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे हर 20 साल में इस सम्मेलन को करने के लिए प्रॉमिस किया गया। तो कुल मिलाकर यहां से आप देख पाते हैं कि लोक प्रशासन के विकास को हम समझ रहे हैं अभी। तो इस बैठक में कहा गया कि हमें नवलोक प्रशासन, उस बैठक के कंक्लूजन के बाद फ्रैंक मेरिनी नाम के स्कॉलर ने एक किताब लिखी और वहां से नवलोक प्रशासन शब्द आया। क्या आया? नवलोक प्रशासन, ठीक है। अब ये जो नवलोक प्रशासन है, अंग्रेजी में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। अब इसमें नया कुछ नहीं था, ये नया विषय नहीं था, बल्कि उसी विषय में अप्रोच नया है, काम करने का तरीका नया है। उसी विषय में लोगों को हम अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। प्रशासन को नए तरीके से कहा गया कि जनता के बीच में जाए, मूल्यों पर बातचीत करे, उसका तर्कपूर्ण होना आवश्यक है, समता के रूप में देखें, मतलब सभी को एक समान देखें, परिवर्तन लेकर आए अपने अंदर, क्लाइंट फोकस, मतलब जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उस पर फोकस किया जाए। ऐसे नए मूल्यों और विचारों के साथ नवलोक प्रशासन पर बात होने लगी। तो ध्यान रखिएगा, एक विषय के रूप में विकास देख रहे हैं लोक प्रशासन का। अब ये कोई नया विषय नहीं था, उसमें बदलाव के साथ इसको देखा गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी वस्तु का सब्जेक्ट नहीं था, ये ह्यूमन बीइंग को डील करने का सब्जेक्ट था। रोजमर्रा में प्रशासन क्या है, आपके आसपास आप ही को डील कर रहा होता है, जनता को डील कर रहा होता है। इसलिए इसमें नित्य नए बदलावों को देखा जा सकता है। कई और भी अन्य विषयों का योगदान, जैसे समाजशास्त्र का योगदान, अर्थशास्त्र का योगदान, मनोविज्ञान का योगदान। तो इस तरह से आप देखोगे कि इन सभी विषयों के योगदान से लोक प्रशासन नाम का विषय और क्या समृद्ध हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और धीरे धीरे अपने विकास क्रम में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिका में और भी बातें होती हैं और लोक चयन विचारधारा जैसे क्रांतिकारी विचार आए वहां पर, और राज्य के मोनोपोली पर बात होने लगी कि राज्य का विकल्प चाहिए। अब राज्य क्या चीज है? जो देश जो चल रहा है उसी को हम राज्य के रूप में देख रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? राज्य का विकल्प चाहिए। अब ये राज्य का विकल्प कैसे बनेगा, है ना? तो राज्य का विकल्प, अब यहां पर कहीं ना कहीं पर बाजार शब्द पर जोर तो नहीं दिया गया था, लेकिन बाजारी अर्थव्यवस्था पर बातचीत होने लगी कि हमें ऑप्शन चाहिए और राज्य की मोनोपोली नहीं हो सकती। राज्य को हम एकाधिकार के रूप में बातचीत नहीं कर सकते। तो राज्य के एकाधिकार को समाप्त करने की बात होती है कि राज्य का एकाधिकार समाप्त किया जाए। तो इस तरह से इसको कहा जाता है लोक चयन विचारधारा। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके विकास क्रम में पढ़ा जाता है। पब्लिक चॉइस थ्योरी इंग्लिश में कहा जाता है इसको। तो यहां से आप देख पाते हैं एक नए विचार का जन्म होता है और लोक प्रशासन में बदलाव का दबाव आने लगा और धीरे धीरे लोक प्रशासन जनता के बीच में जाकर काम करने लगा। इसके पहले का जो पक्ष है उसे हम परंपरागत लोक प्रशासन के तौर पर देख सकते हैं कि जहां पर कुछ सिद्धांत कठोर थे, कुछ सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा से जुड़े थे, जिसमें प्रशासन में मनुष्य की वैल्यू को कम करके देखा गया था। उससे काम लो, अधिक काम लो, सिद्धांतों के तहत काम लो, ज्यादा उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। कहां से आ रहा है? प्रबंधन विज्ञान से। ये कहां से निकल कर आ रहा है? उद्योगों से निकल कर आ रहा है। औद्योगिकरण की जो बयार चली वहां से निकल कर आ रहा है। और 60-70 के दशक में जाते जाते लोक प्रशासन को माना गया कि इसमें अब बदलाव की आवश्यकता है। तो ये नवलोक प्रशासन आता है। इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उसमें क्या होता है? भारी फैलाव देखा गया। मतलब लोक प्रशासन अपने फोकस से घटने लगा और बहुत सारे कार्यों को वो करने लगा। एक तरह से लोक प्रशासन में फैलाव आने लगता, तो उसकी दक्षता में कमी आने लगी, उसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगी। और इस तरह से
आप देखेंगे कि यदि 80 को पार करते हुए हम आगे बढ़ें तो 90 तक जाते जाते यह पूरी तरह से स्थापित होने लगा कि हमें किसी और विकल्प पर सोचने की जरूरत है और इस तरह के लोक प्रशासन से काम नहीं चल पाएगा। अच्छा, इसी बीच आप देख पाते हैं जनसंख्या विस्फोट, मतलब जनसंख्या बढ़ रही पूरी दुनिया में। अच्छा, लोक प्रशासन में इतने पेशेवर लोग नहीं हैं क्योंकि अभी भी यह सरकारी क्षेत्र है, तो निजी शैली का जो प्रबंधन है वो अलग था। प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है अपनी स्पीड के साथ और बाजार ग्रो करने तैयार है, बाजार स्वागत करने तैयार है, बाजार बिल्कुल आपके देश में घुसने के लिए तैयार है। तो जो लोक प्रशासन है, जो सरकारी क्षेत्र है, उसमें बदलाव की एक तरह से डिमांड शुरू होती है और कहीं ना कहीं यह दबाव महसूस होने लगा कि लोक प्रशासन या सरकारी क्षेत्र अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसे पार्टनर चाहिए, उसे और कोई बाहर का पेशेवर व्यक्ति चाहिए, क्योंकि प्रशासन के बहुत सारे टारगेट हैं जिनमें से लोक कल्याण, जन कल्याण जैसे लक्ष्य भी निर्धारित हैं। उनको पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम में आपको पता है कि जहां पर कल्याणकारी चीजों की बात आती है तो हम 2 रुपए किलो चावल जैसे मुद्दे को भी चर्चा कर सकते हैं। तो अब 2 रुपए के किलो चावल देना है तो दक्षता की कहां बात होगी, क्यों तो कल्याणकारी स्कीम है, कल्याण से संबंधित है और कल्याण से संबंधित है और आप दक्षता की बात नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। अब दक्षता, उत्पादकता, प्रभावशीलता जैसे मुद्दे कहां से आ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, निजी क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि वहां उत्पादन में लाभ उद्देश्य अंतिम उद्देश्य है और यहां पर सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ अंतिम उद्देश्य नहीं है बल्कि जन कल्याण अंतिम उद्देश्य है। तो आप लाभ की तो बात सोच ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण लीजिए कि रायपुर से जगदलपुर या बस्तर तक बस चलाना है तो सरकारी बस एक सवारी है तो भी जाएगी और 25 है तो भी जाएगी, लेकिन प्राइवेट वाला वेट करता है कि सवारी भर जाए फिर हम निकले यहां से, क्योंकि वो लाभ की दृष्टि से काम कर रहा है। जबकि सरकारी क्षेत्र जन कल्याण की दृष्टि से काम करता है, उसे लगता है कि पहले पब्लिक की हेल्प होनी चाहिए, फिर वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। जैसे आपको पता है कि बस्तर के अंतिम छोर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो वहां तक भी मतदान वाली टीम जाती है और उसे मतदान करा के लाती है, जबकि उसमें खर्चे होते हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है तो ऐसा करना पड़ता है। अब इसी बीच आप देख पाते हैं कि पीछे से आप देखें तो WTO के आगमन की बातचीत चल रही है। इसी बीच 1979 में मार्गरेट थैचर, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है, उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। अब ये मार्गरेट थैचर जो हैं, उन्होंने वहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मार्गरेट थैचर की, तो 1979 में मार्गरेट थैचर ने प्राइवेट स्टाइल या कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को लागू किया और सरकारी कार्यों को ठेके पर देने की शुरुआत की और यह प्रयोग सफल रहा। और इसे फिर आप देखेंगे कि 1982 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका लेकर जाते हैं, वहां के राष्ट्रपति हैं, और वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम या ठेकेदारी व्यवस्था को चालू किया, ठेके की पद्धति को चालू किया प्रशासन में, ध्यान रखिएगा, पेशेवरपन लाने के लिए। और इसी बीच आप देख पाते हैं कि WTO के आगमन की बातचीत हो रही है। इसी बीच हम देखें तो 1988 में क्या होता है, सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है, जो पीछे हमने देखा था, द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन की बात होती है। और इसी टाइम पीरियड को यदि हम फॉलो करें तो 1990-91 में पूरी दुनिया में LPG या वैश्वीकरण की बात होती है, निजीकरण की बात होती है, उदारीकरण की बात होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ठीक यहीं पर आप देखेंगे 90-91 में लोक प्रशासन में एक नए बदलाव की बात होती है, जिसे हम लोगों ने नव लोक प्रबंधन कहा। नव लोक प्रबंधन इंग्लिश में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा, NPM कहा। तो ये पूरे घटनाक्रम और भी बीच बीच में घटनाएं हुई हैं। आप देखेंगे इसी समय भारत में 1992 में पंचायती राज का आगमन होता है, 73वां संविधान संशोधन। हालांकि उसका सीधे सीधे लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की ओर जा रहे हैं और NPM इस बात का समर्थन करता है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं और पूरी दुनिया में ये बदलाव महसूस किए गए, इंक्लूडिंग भारत। हालांकि भारत में ठीक है, उस वक्त हम बहुत ज्यादा स्पीड हमारी नहीं थी
एलपीजी के बाद भी काफी समय लगा, लेकिन हाँ, नए आर्थिक सुधार के तौर पर हमने भी एनपीएम को अपनाया और रॉ मनमोहन मॉडल जिसको कहा जाता है, उस वक्त जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, आप वित्त मंत्री थे और श्री नरसिम्हा राव आप देश के प्रधानमंत्री थे। तो आप देखेंगे इन दोनों की जोड़ी से ये नए सुधार हुए और यहीं से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है, पेपर 5 में आप पढ़ते हैं, जहां पर इकोनॉमिक्स का एरिया आता है, तो वहां पर आप इस मुद्दे को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ही था और यहां से नवलोक प्रबंधन आता है। तो इस पृष्ठभूमि में क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट की आवश्यकता हमें पड़ती है, मतलब बाजार को हम पेशेवर ढंग से लाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के तौर पर बात हुई, क्योंकि बाजार जनता की मांगों को पूरा कर सकेगा। अच्छा, इसी में हमने समझा कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव आपके ऊपर है, सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार के विकल्प, राज्य के विकल्प के तौर पर हमने पहले ही बात की है। हालांकि राज्य कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मान लो यहां की जर्नी को मैं आज 2023 में 24 में लाकर बातचीत करूं, तो आप देखेंगे राज्य क्या हो गया है, राज्य अपने आप में सिमट गया है। मतलब राज्य का क्षेत्र ऐसा था, अब राज्य ने समेट के अपने आप को इतना कर लिया। अब ये जो बाकी जो एरिया बचे हैं, अब यहां पर कौन आ गया है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर आ गया है, यहां पर एनजीओज आ गए हैं, यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, यहां पर सिविल सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, यहां पर आप इंटरनेशनल एनजीओज को देख सकते हैं, और भी कई सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। पंचायती राज का काम चल रहा है। तो अब राज्य प्रमुख भूमिका में नहीं है, बल्कि राज्य सुविधाओं को मुहैया कराने वाली भूमिका में, जिसकी शुरुआत 1990-91 में हम देख सकते हैं। और नवलोक प्रबंधन इसी मुद्दे को लेकर आता है। और वहीं पर रोल बैक स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। राज्य के पश्च बेलन की संकल्पना। पश्च बेलन मतलब पीछे हटना, रोल बैक। राज्य अभी इतने क्षेत्र में था और राज्य पहले पूरा काम संभालता था, अब राज्य धीरे धीरे आकर राज्य ने अपने आप को यहां पर रख लिया है और राज्य एक न सिर्फ नियंत्रक की भूमिका में है, बल्कि वो सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले या फैसिलिटेटर की भूमिका में है। राज्य अब एक मैनेजर की भूमिका में है, राज्य सुविधाओं को देने वाले की भूमिका में है, और राज्य आप सबके साथ सहयोग लेकर सर्वांगीण विकास की भूमिका में है। सबका साथ सबका विकास एक तरह से आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो इस तर्ज पर अब आप नवलोक प्रबंधन की बात करते हैं। तो अब तक हमने लोक प्रशासन के विकास को देखा, तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन की बात हम करते हैं, परंपरागत लोक प्रशासन, और इसी के साथ हम बात करते हैं नव लोक प्रशासन की बात करते हैं, और यहां पर नवलोक प्रबंधन की बात करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन से अब हम प्रबंधन शब्द पर आ गए, और प्रबंधन शब्द एक तरह से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं आगे के लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा कि प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना? तो प्रबंधन फिलहाल शॉर्टकट में समझिएगा कि प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो प्रबंधन निजी क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, उसका संबंध है। हालांकि मैनेजमेंट होता है। और जब प्रशासन की बात करें तो प्योर सरकारी एंगल उसमें दिखाई देता है या प्रशासनिक तार्किकता नजर आती है। अब इन दोनों में फर्क क्यों हुआ, क्यों हमने प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल किया? क्योंकि अब हमें प्राइवेट सेक्टर से चीजों को लेकर आना था। ठीक है, निजी क्षेत्रों से हम प्रबंधन के गुण लेकर आना चाह रहे थे। जो प्रबंधन की निजी शैली है उसको अपनाने की बात हो रही है, पेशेवर तरीके को अपनाने की बात हो रही है। अब प्रबंधन या प्राइवेट सेक्टर क्या बात करता है? वो कहता है कि जो ग्राहक है उसे संपूर्ण संतुष्टि देना कंपनी का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। लेकिन ये वाला अप्रोच आप देखेंगे, ये वाला अप्रोच कभी भी प्रशासन में आपको दिखाई नहीं देता कि प्रशासन ऐसा सोचता हो कि अच्छा ये मेरा तो ग्राहक है। प्रशासन आपको, ठीक है इसकी जरूरत है, आया होगा, आपको एक नागरिक रूप में ट्रीट करता है। ये कह रहा है कि आप सिटीजन के सी से आप कंज्यूमर के सी तक आइए, कस्टमर के सी तक आइए। आप सिटीजन के सी हैं, सिटीजन को एक कंज्यूमर माना जाए, एक उपभोक्ता माना जाए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि आपको प्रोफेशनल तरीके से सेवाएं दी जाएं। जैसे विदेशों का एक उदाहरण देता हूं मैं। मान लो वहां सड़कें बनती हैं या रिपेयरिंग वर्क होता है,
तो मानकर चलते हैं कि आपने टैक्स पे किया हुआ है, एक प्लेन और अच्छी साफ सुथरी सड़क को पाने का आपका अधिकार है और वो इस चीज को भरपूर ख्याल रखते हैं, इस चीज का भरपूर ख्याल रखते हैं। अब रोड बनने से पहले वो बकायदा नोटिस देंगे, वहां पर उस क्षेत्र के लोगों को सूचना देंगे कि इस रोड में अगले 2 दिन में काम चलने वाला है और इतने बजे से इतने बजे तक रोड बाधित होगा। प्रॉपर सब नोटिस लगा दिया जाएगा, बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे और उस रोड पर काम होगा। काम होने के बाद रोड को इस तरह से वापस रिपेयर करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां काम हुआ था, धूल का कोई कण नहीं छोड़ा जाएगा वहां पर, और इस तरह से वो लोग साफ सुथरा करके आपको देते हैं वापस कि आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वहीं पर विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती क्या है कि रोड कब खुद गई, रात भर में आपने देखा कि सामने रोड खोद दिया गया और आपको घर से बाहर निकलने की जगह ही नहीं, आपके घर के सामने बड़ी सी नाली खोद दी गई बिना आपको बताए, ना आप कार निकाल सकते हैं, ना बाइक, ना पैदल जा सकते हैं, आप तो फंस गए घर के अंदर। फिर आपने फोन किया नगर निगम, अच्छा देखते हैं, दिन भर में 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर कुछ आया, कुछ अरेंजमेंट हुआ, फिर रोड में वो कब तक खुदा रहेगा आपको नहीं पता है। फिर कभी उनका मन किया तो पाइप लगा दिया, फिर रोड बंद कर दिए, ढक दिए मिट्टी से, फिर आप देख रहे हैं बारिश के दिनों में वहां गड्ढा हो गया, आप बाइक से वहां गिर पड़े, किसी को परवाह नहीं। फिर यहीं पर आपने देखा कि अच्छा उनका मन किया तो फिर अगली बार खोद दिया, बोले सर अब पाइप बिछाना है, तो पहले क्या किया था वो हमने दूसरी पाइप बिछाई थी, फिर अचानक मन किया तो फिर खोद दिया, बिजली के केबल डालना है, टेलीफोन के, मतलब अनावश्यक आप देखोगे और कोई सिस्टम नहीं, कोई जवाबदेहीता नहीं। रोड में धूल उड़ रही है, मिट्टी पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं। सीमेंट ढंग से सीमेंट का काम हुआ नहीं हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं, लिपापोती, ये पेशेवरपन की निशानी नहीं है। पेशेवरपन क्या है, प्राइवेट सेक्टर वैसा काम करता है। जैसे आपको किसी निजी क्षेत्र का कनेक्शन लेना है, अब तो प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा बचा हुआ है, लैंडलाइन कनेक्शन लेना है, मान लो एयरटेल का उदाहरण ले, तो जैसे आप फोन करेंगे वो लोग बिल्कुल लाइन अप कर लेंगे, ठीक है सर आपका घर कहां पर है, किस तरह का कनेक्शन चाहिए, एक एक चीज पर बातचीत हो जाएगी, प्लान मेल पर भेज देंगे, लाइन अप हो जाएगा, बंदा आ जाएगा आपके घर में, एक व्यक्ति तार बिछा कर जाएगा और वो तार भी ऐसा बिछाएगा कि आपके घर में एक भी वो कचरा छोड़ेगा नहीं, कील के कोई टुकड़े नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ उठाकर ले जाएगा। ड्रिल भी करेगा तो प्रॉपर वो एक ऐसे किसी चीज को लगा लेगा जिससे धूल गिरे तो वो उस डब्बे में आ जाए, मतलब धूल भी गिरने, और धूल यदि दीवार में गिरी है कहीं पर ड्रिल के दौरान तो उसको पोंछेगा वो। फिर फोन लगाने वाला अलग कनेक्शन आएगा, वाईफाई सेट करके देगा, पूरा अप टू डेट करके देगा, केबल बढ़िया फिक्स करके जाएगा, और जब तक वो काम ना हो जाए तब तक वो आपको सेवा देगा। और फाइनली जब काम हो जाएगा वो बोलेगा सर आपके मोबाइल पर हैप्पी कोड आया होगा, और यदि आपको लगता है कि काम ठीक है और काम सही हो गया तो आप प्लीज कोड दे दें मुझे। वो कोड देगा तब उसका काम फिनिश माना जाएगा, क्योंकि कॉल सेंटर से वो कनेक्टेड है, और कॉल सेंटर और उनके बीच कोई संपर्क डेली बेसिस पर नहीं होगा जब तक, क्योंकि वो सारा ऑटोमेटिक है, सारा रिकॉर्डिंग में जाता है। ठीक है, हम इतने प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद नहीं कर सकते बड़े सरकारी क्षेत्र से, लेकिन इसका कुछ अंश तो हो ही सकता है। हालांकि बहुत सारी जगह पर इस तरह का प्रयास किया गया है, खासकर निजी क्षेत्र को शामिल करके। तो ये जो प्रबंधन है, अब प्रबंधन शब्द के साथ विषय नहीं बदला, लेकिन उसके तरीके बदल गए, उसका अप्रोच बदल गया, उसके काम करने के तरीके बदल दिए गए, उसका व्यवहार बदल गया, उसके सिद्धांत बदल गए, सिद्धांत भी बदल गए, तभी जाकर ये काम हुआ। क्योंकि अब सिद्धांत आपके मोनोपोली एकाधिकार का नहीं रहा, अब आप एकाधिकार मानसिकता में नहीं है कि राज्य जो करेगा राज्य करेगा, भाई साहब राज्य के बिना कुछ काम नहीं चलेगा ना, ये वाला अप्रोच खत्म हो गया। जिसके पास जो विशेषज्ञता है उसको बुलाया जाए, सब मिलकर काम करेंगे। और यहां से देख पाते हैं एक नए युग का उदय होता है 1991 के बाद। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो पुरातन व्यवस्था थी, जिसमें राज्य की मोनोपोली थी, राज्य ही सारे काम करता था, सड़क पर झाड़ू लगवाना है तो सरकारी क्षेत्र के लोग लगाएंगे, रेलवे में सफाई होनी है तो सरकारी कर्मचारी ही सफाई करेंगे। अब क्या हो गया, हमने प्राइवेट कंपनी को पेशेवर ढंग से रेलवे में सफाई की जिम्मेदारी दे दी। जैसे A to Z नाम की एक कंपनी है जो सफाई सेवा को देखती है। मान लो आप रायपुर से दिल्ली की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे उस कंपनी के 4-5 कर्मचारी ट्रेन में चढ़ते हैं आपके साथ साथ, उनके पास साफ करने वाले जो क्लीनर, केमिकल, फिनाइल है ना, ये सब कुछ स्प्रे वगैरह सब कुछ लेकर चलते हैं वो लोग, झाड़ू पोछा सबका सामान। अब उनकी अलग वर्दी होगी, जगह जगह रेल के डब्बों में ये सूचना लगी होगी कि यदि आपको सफाई करवानी है तो इस नंबर पर SMS करें और बोगी नंबर डालें तो वो बंदे आपके पास आ जाएंगे।
या घूमते हैं तो आप उनको बोल भी देंगे भाई साहब यहां सफाई करनी, तो आकर साफ भी कर जाएंगे। अब देखिए इस व्यवस्था में क्या हो रहा है कि दिल्ली तक जाने में 22 घंटे 24 घंटे जो समय लग रहा है, उस वक्त कोई ना कोई सफाई के लिए आपके साथ है। हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ सामान गंदा कर दिया, फ्लोर में कचरा गिर गया, लोग खाना खा रहे थे तो किसी की दाल गिर गई, बाकी यात्रियों के लिए असुविधा, अब साफ कौन करे वहां पर, तो वो टीम आकर आपको क्लीन करके देगी। इसके बाद अगले दिन आप देखेंगे कि आपके पीएनआर पर बेस्ड एक फॉर्म भरवाया जाएगा कि भाई साहब ये फॉर्म भर दीजिए, फीडबैक दीजिए। तो रैंडमली उनको 4-5 लोगों से भरवाना होता है। उसमें ऑप्शन होते हैं कि बाथरूम क्लीन था या नहीं था, पर्दों की सफाई हुई या नहीं, एसी बोगी में ग्लास की सफाई हुई या नहीं, इत्यादि। तो आप जैसा फीडबैक देंगे उसके बाद 1-2 दिन बाद आपको फोन भी आता है कि सर आपने इस डेट को यात्रा की है और आपकी यात्रा कैसी रही, प्लीज हम जानना चाहेंगे। अब ये कॉल जो है कॉल सेंटर से, अब कॉल सेंटर वाला आपको कॉल कर रहा है, अब वो रेलवे का कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, जो ठेकेदार का आदमी है, उसके बीच और कॉल सेंटर के बीच में कोई संपर्क नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि वो फोन करके नहीं बोल सकता मेरी रेटिंग अच्छी कर देना। तो ये रेटिंग के जैसा ही है। अब आपने कहीं शिकायत की कि नहीं ये बोगी बहुत गंदी थी और बिल्कुल इसमें सफाई नहीं हुई और वो लड़के कहां थे, हमने बुलाया तो भी नहीं आए, अब सीधे सीधे उस दिन के जो भी लोग थे उनकी सैलरी कटेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्टर के पूरे पेमेंट सिस्टम से सैलरी कटेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर नाराज होगा और वो चेक करेगा कि किस दिन और किस बोगी और किस ट्रेन में ये समस्या रही, तो उस दिन जो लोग सफाई के लिए जिम्मेदार थे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अब एक्शन लेने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं रही, सरकार ने सीधे बोला सफाई नहीं थी, इस दिन का हम पैसा काट रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होगा तो खुद ही वो इस बात के लिए चिंता करेगा। तो इस तरह से हमने पूरा प्रबंधन ही बदल दिया काम करने का। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, या इसे ही ठेकेदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे नवलोक प्रबंधन, तो प्रबंधन शब्द का वेटेज क्या है यह समझाने का प्रयास कर रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे काम होता है उसी तर्ज पर यहां पर उस काम को देखा जा सकता है, इसे ही प्रबंधन कहा गया। इसे ही उस रूप में हमने माना कि अच्छा ये मैनेजमेंट है ना। तो मैनेजमेंट शब्द दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में भरपूर इस्तेमाल होता है। जैसे एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पढ़ते क्या है, पूरे टाइम प्रबंधन पढ़ते हैं, प्रबंधन के गुण, प्रबंधन के सिद्धांत। आप क्या बोलते हैं, मैं मैनेजमेंट सीखने जा रहा हूं, मैं मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा हूं, तो ये वो एमबीए वाला ही प्रबंधन है। और वो ज्यादातर कहां पर, प्राइवेट सेक्टर में काम आ रहा है। एमबीए के बेस पर कभी भी सरकारी क्षेत्र में डिमांड नहीं होती, लेकिन यदि कोई एमबीए है, कोई आईएएम, यदि आईएएम से पास आउट हुआ व्यक्ति छात्र यदि यूपीएससी में आईएएस पास कर लेता है, आईएएस बन जाता है, तो आप ऑब्वियसली उसके काम पर वो असर देखेंगे, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, वो बहुत पेशेवर ढंग से काम कर रहा होगा। यदि उसे थोड़ा भी अनुभव है काम करने का, एमबीए के सिद्धांतों को समझने का, तो वो अपने संगठन पर भी लागू करता है। एक सामान्य बीए में पास व्यक्ति और एक आईएम से ग्रेजुएट जो होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करके आया होगा, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसके बेसिस पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आईएएस काम कर रहा है, उसके काम करने का मिजाज, उसका तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। तो साफ जाहिर है उसके ऊपर सिद्धांतों का असर है, क्योंकि वो सिद्धांत लंबे समय में उसको डेवलप किए गए हैं, उनको परखा गया है, जांचा गया है, तो हर चीज को उस ढंग से लेकर चलेगा। हाँ, चूंकि वो सरकारी क्षेत्र में है तो साथ ही साथ उसे संविधान की जिम्मेदारियां भी समझनी, संविधान में दिए गए वादों को पूरा भी करना है, उसे नियम कानून के दायरे में रहना है। तो पेशेवरपन के साथ साथ नियम कानून के दायरे में रहना है। तो जब वो बस्तर में होगा तो वहां पर वो पेशेवरपन से ज्यादा लोक कल्याण पर बल देगा। लेकिन जब वो दिल्ली या किसी कॉर्पोरेट मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा, उद्योगपतियों के साथ बात कर रहा होगा, वहां पर वो बहुत पेशेवर होगा, वहां पर वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगा या मैनेजमेंट की थ्योरी का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से राज्य के लिए ये दोनों आवश्यक है। तो प्रशासन खत्म होकर प्रबंधन हो गया ऐसा नहीं है, ये उसके काम में बदलाव को प्रबंधन शब्द दिया गया कि अब यहां से नवलोक प्रबंधन बोला गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो अब तक हम व्यवसाय का मैनेजमेंट पढ़ते थे, अब यहां से क्या है, पब्लिक मैनेजमेंट। अंततः आप वही काम करते हैं प्रशासन में जाकर कि जनता का प्रबंधन कर रहे हैं। यदि आप प्रबंधन या मैनेजमेंट की ऐसे जनरल परिभाषा देखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इसको समझिए। हमारे पास अलग अलग संसाधन होते हैं, ठीक है, उन संसाधनों को हम अलग अलग एम से डिनोट करते हैं, क्लियर है। जैसे एम फॉर मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मटेरियल,
M फॉर मशीन, M फॉर मार्केट आ गया, M फॉर मैन पावर आ गया। क्लियर है? मेथड की बात हो गई, हाँ यहां पर मेथड भी लिख लेते हैं हम लोग, मेथड। तो ऐसे डिफरेंट M को मिलाकर हम क्या करते हैं, क्लियर है, ये डिफरेंट एम्स इनको मिलाकर हम क्या मानते हैं कि प्रबंधन इनको किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर लेकर जाने का काम होता है। क्या कहा मैंने? पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने का काम किसका हो गया? प्रबंधन का काम हो गया। यह मैनेजमेंट की एक परिभाषा को समझा जा सकता है। प्री डिफाइंड गोल्स, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर प्रबंधन लेकर जाता है, यह प्रबंधन हो गया। अब आप जब प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रधन शासन, प्रशासन, और यहीं पर एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, ठीक है, मिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब ये अंग्रेजी में रूपांतरण है, ये सॉरी ये हिंदी इसका रूपांतरण है, ओरिजिनल क्या है? टू सर्व। अब हम बोल क्या रहे हैं, इसका अर्थ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक क्या है? पब्लिक में मानूं तो आम जनता, मास। पब्लिक में मानूं तो सरकार, या पब्लिक में मानूं तो खुली प्रणाली। ऐसे कई अर्थ इसके देखे जा सकते हैं। क्लियर है? आम जनता सरकार को खुली प्रणाली के साथ सेवा देना या सेवा करना, आम जनता सरकार को खुली प्रणाली के साथ सेवा देना या सेवा करना ही क्या है? प्रशासन है, लोक प्रशासन है। हमने लोग नहीं कहा, ध्यान रखिएगा, लोक शब्द है, लोक और लोग में फर्क है। लोग क्या है? लोक में क्या है? विशिष्टता है। जैसे आप कहते हैं लोक संगीत, लोक गीत, तो लोक क्या है? लोक किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को हम कहते हैं, इसीलिए लोकगीत मतलब विशेष भौगोलिक क्षेत्र में गाया जाने वाला, विशेष अवसर पर गाया जाने वाला गीत लोकगीत हो गया। ठीक है ना? तो इस बेसिस पर आप क्या मानते हो कि लोक प्रशासन, तो विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन, लोगों का प्रशासन, फिर वो डेमोक्रेसी की परिभाषा में आ जाते हैं। तो यहां से लोक प्रशासन, प्रधन शासन, विशिष्ट तरीके का शासन, इसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट तरीके का शासन। तो शासन जब आप सिर्फ शासन कहते हो, है ना, और प्रशासन कहते हो, तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि ये इसी का ये प्रशासकीय रूप जब हम कहते हैं, अब शासन पूरे सिस्टम को हम कहते हैं, पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को हम शासन कहते हैं। आप देखोगे कभी भी कुछ गाड़ियों पर लिखा रहता है ना, शासन के लिए कार्यरत। तो शासन गवर्नमेंट एज अ होल माना जाता है, जिसमें हम क्या मानेंगे? जिसमें हम कहीं ना कहीं पर सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। जैसे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस इलेक्टेड हैं, उनको भी मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो भी इसका हिस्सा हैं। तो इन सभी को एक साथ हम क्या मानते हैं? ये शासन मानते हैं। और जब हम प्रशासन की अलग से बात करते हैं तो ये कौन है? अपॉइंटेड लोग हैं जो मेरिट बेसिस पर काम करने गए हैं शासन में, उनको हम प्रशासन के रूप में देखते हैं। आ रहा समझ में? तो इस रूप में दोस्तों जब आप देखेंगे लोक प्रशासन की परिभाषा, तो आम जनता के लिए, सरकार के लिए खुली प्रणाली या खुली व्यवस्था के साथ काम करना या सेवा करने वाला ही एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, सेवा करना, तो ये लोक प्रशासन की परिभाषा हो गई। अब यदि मैं कहूं कि जैसे हम संगठन को देखते हैं, तो संगठन क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर क्या बना? दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन है। अब संगठन के अंदर एक जो और घेरा बनेगा, ये क्या है? ये आपका प्रशासन का घेरा है, और तीसरा घेरा ये प्रबंधन का है। दोस्तों कुछ किताबों में अलग भी दिया होगा, लेकिन आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसे मैं संगठन कह रहा हूं, ये जो आउटर सर्कल है इसे मैं संगठन कह रहा हूं। ये आपका, सॉरी, ये आप देखेंगे ये संगठन है,
और इसे अलग कलर में ले लेते हैं। ये प्रशासन है, ये आपका प्रशासन कह रहा हूं मैं इसको, और इसको यदि इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रबंधन कह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये प्रबंधन हो गया, ये प्रशासन हो गया, ये संगठन हो गया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इन तीनों को एक साथ आप कहीं पर भी नहीं देख पाते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करें कि संगठन, तो संगठन सभी जगह पर है। प्रबंधन शब्द ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, जैसे अंबानी जी का मैनेजमेंट, अंबानी का मैनेजमेंट, अडानी का मैनेजमेंट, टाटा का मैनेजमेंट। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि प्रशासन है हमारा, वो कभी नहीं बोलेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। जैसे आप पढ़ते हैं कि रविशंकर यूनिवर्सिटी आप गए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, आप वहां पर कभी भी मैनेजमेंट ब्लॉक नहीं पढ़ते। हालांकि इन दोनों शब्दों का आदान प्रदान हम करते रहते हैं, कभी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता रहता है। जैसे पाथ हाईस एकेडमी का मैनेजमेंट, पाथ हाईस एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलते, क्योंकि गवर्नमेंट साइड में एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है, प्राइवेट साइड में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। इसलिए इन तीनों को एक साथ आप नहीं देख पाते हो। लेकिन फिर भी यदि और विस्तार में समझना है तो संगठन क्या हो गया, सभी जितने भी संसाधन है उनको इकट्ठा किया गया, संगठित किया गया किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब इन संगठन के संसाधनों को पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए हमें नीतियां चाहिए। तो नीतियों को बनाने का काम कौन करेगा, प्रशासन करेगा। क्लियर है। और इन नीतियों के क्रियान्वयन का काम कौन करेगा, प्रबंधन करेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे इनका काम क्रियान्वयन का है, इंप्लीमेंटेशन का, इनका काम नीतियों का निर्माण है। जबकि आप जब इनको पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि जो राजनीति है उनका काम क्या है, नीति का निर्माण करना। क्लियर है। और प्रशासन क्या करता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करता है या इंप्लीमेंटेशन करता है। इंग्लिश में इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन हम कहते हैं। तो यहां पर तो बात ही अलग हो गई है ना। लेकिन जब आप यहां देखोगे तो यहां सिस्टम अलग है। तो नीतियों का ये लोग निर्माण कर रहे हैं, ये प्रबंधन क्रियान्वयन कर रहा है, संगठन उन चीजों को संगठित करने का प्रयास कर रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अलग अलग संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, लक्ष्य तैयार करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति, नीति बनाने का काम इनका होता है, उसको क्रियान्वित करने का काम मैनेजमेंट का होता है। इस तरह से इन तीनों शब्दों को आप समझ सकते हैं। क्लियर हो रहा है। कुछ भी डाउट लगे तो आप प्लीज नीचे लिखे बॉक्स में हमसे बातचीत करेंगे। और दोस्तों 17 तारीख को सीजीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग का सेशन चालू हो रहा है और 24 फरवरी को मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और 3 राउंड में टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है आपके लिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। पाथ हाईस एकेडमी ने ही सबसे पहले मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन करना शुरू किया एक व्यवस्थित ढंग से। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आंसर आपको दिया जाता है कि आंसर लिखना कैसे, रटना नहीं है, समझ के लिखना कैसे। हालांकि मॉडल आंसर ये हमने दिया है, हमने माना है कि ऐसा लिखा जा सकता है, आपका अपना भी मॉडल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही एक पैटर्न हो, आप अपने तरीके से भी उत्तर दे सकते हैं। लेकिन एक हमने बता दिया कि ऐसा लिखेंगे तो बेहतर होगा, रटाना उद्देश्य नहीं हमारा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा है सर हमसे मॉडल आंसर पढ़ के गए, हमने रिवीजन किया उसी से और हमारे अच्छे मार्क्स आए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज एक तरह से आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने का तरीका है। टेस्ट सीरीज से आप टॉपर बनेंगे जरूरी नहीं है। जब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आपको फैक्ट्स याद नहीं है, टेस्ट सीरीज क्या कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभ्यास इसी से है कि सर पहले टेस्ट में नंबर कम आए, अब मेरे नंबर धीरे धीरे ठीक आ रहे हैं, क्योंकि मुझे चेक करके आपने जो कॉपी दी उससे पता चल गया कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मैं उसे और ठीक कैसे करूं। और आप टेस्ट कॉपी लेकर हमसे 1-to-1 बातचीत भी कर सकते हैं कि सर ये आपने जो नंबर दिया है ये मुझे कम दिया है या ज्यादा दिया है, मैं इसमें और सुधार कैसे करूं। कमेंट के अलावा आपके पास 1-to-1 बातचीत करने का ऑप्शन है। हर टेस्ट पर आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि आपको अंततः गलतियों से बचाना, अंततः सही दिशा में लेकर जाना। तो यही वैल्यू है दोस्तों टेस्ट सीरीज की। पाथ हाईस एकेडमी के सभी जो टीम मेंबर्स हैं, सभी जो साथीगण हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और सभी मिलकर टेस्ट तैयार कर रहे हैं। टीचर्स का योगदान उसमें 100% होता है। कॉपियों को चेक करना, आपसे चर्चा करना, ये सभी टीचर्स के द्वारा ही होता है।
ऐसा नहीं कि कोई 1-2 मेंस लिख कर आया वो कर रहे हैं, सभी टीचर लेवल के ही लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं स्वयं इस मुद्दे को देखता हूं कि प्रश्न क्या क्या जा रहे हैं। मेरा जितना भी अनुभव है उस आधार पर मैं आपको सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं अपनी टीम के माध्यम से। पूरी टीम आपके साथ लगी हुई, तो आप टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। और यहां जो भी सवाल आप पूछेंगे, आप चाहें तो हमसे मिलने भी आ सकते हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि लोक प्रशासन में जो आपको बेहतर मैं दे सकूं, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक टॉपिक उठाया कि लोक प्रशासन का विकास कैसे। तो अब तक जो हमने इसको माना या जहां तक हम पहुंचे वो कहां तक पहुंचे कि नवलोक प्रबंधन का विकास, नवलोक प्रबंधन तक हम कैसे आए, निजी क्षेत्र का इसमें कैसे योगदान है और नवलोक प्रबंधन के सिद्धांत कैसे हैं। जैसे नवलोक प्रबंधन कहता है पेशेवरपन, नवलोक प्रबंधन कहता है संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल कीजिए, नवलोक प्रबंधन कहता है कि दक्षता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता, मतलब इसी को हमने क्या कहा, 3 E's कहा, इसी को हमने 3 E's कहा। इस पर आप बल दीजिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, मतलब मितव्ययिता, प्रभावशीलता, दक्षता पर बल दिया गया। सरकारी क्षेत्रों में इन सारे शब्दों का अब इस्तेमाल हो रहा है, देर सबेर, लेकिन अब होना शुरू हो गया। भारत में इसका असर धीरे से आता है नवलोक प्रबंधन का, लेकिन भारत सरकार अपने रिपोर्ट में कहती है कि नवलोक प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाने में हम प्रतिबद्ध हैं, मान भी रहे हैं वो लोग। यहां से बोला गया आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, आप अपने कार्यों का प्रत्यायोजन कीजिए, डेलीगेशन कीजिए, डेलीगेट कीजिए। तो जो भी प्रबंधन के सिद्धांत है उसको नवलोक प्रबंधन अपनाने कहता है। आप अपने प्रशासकों के अंदर नेतृत्व के गुण अपनाइए, उनके अंदर गुण डालिए, संचार के जो सिद्धांत है उनका पालन कीजिए, अभिप्रेरणा का पालन कीजिए, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का पालन कीजिए। केवल सैलरी से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी देना होगा वेतन के अलावा। तो इस तरह से आप देखोगे नवलोक प्रबंधन अपने आप में एक बदलाव के साथ तैयार होता है। इसी बीच भारत में बदलाव कैसे हुए होंगे? क्या हमारा लोक प्रशासन बदलाव के लिए तैयार था? क्योंकि बाहर से बाजार आ रहा है और बाजार तो आधुनिकता के साथ आ रहा है, उसे परंपरागत व्यवस्था को बदलनी है। आप देखोगे पोस्ट ऑफिस अपने आप को बदल नहीं पाए, इसीलिए कुरियर कंपनीज ने पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लिया। आकाशवाणी स्वयं को बदल पाता तो आज एफएम जैसी सुविधाएं नहीं पैदा होती। तो आकाशवाणी को बदलने की जरूरत है। हालांकि आकाशवाणी अपने आप में बहुत बढ़िया चैनल है, मैं आज भी आकाशवाणी को बहुत सुनता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एफएम चैनल्स की बाढ़ आ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। तो एफएम गोल्ड भी उसी का एक स्वरूप है। तो आप देखेंगे सरकारी क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद लगाए हुए नवलोक प्रबंधन का यह सिद्धांत आता है और वो कहता है सरकारी क्षेत्रों को बदलिए, समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाइए। आप सिंगल विंडो सिस्टम लाइए, एकल खिड़की प्रणाली, जहां से हम अलग अलग विभागों में अप्रूवल के लिए ना जाएं। फिर उदारीकरण जैसे सिद्धांत जहां पर लाइसेंस राज को खत्म किया जाए। प्राइवेटाइजेशन जहां पर बोला गया कि स्वामित्व का हस्तांतरण निजी क्षेत्रों में कर दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात हुई जिसमें वस्तुओं का, विचारों का, व्यक्तियों का, सामान का एक मुक्त आवागमन प्रवाह देखा जा सकता है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कह सकते हैं। इसके बाद नवलोक प्रबंधन के बाद जो अगला लक्ष्य या अगले बदलाव की बात की गई और वो है सुशासन और ई गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर बातचीत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी के आगे एक्सटेंशन में मैं बातचीत करूंगा। और आप हमारे और भी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप हमसे जुड़िए, बातचीत कीजिए जहां पर भी आपको डाउट लगे। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि लोक प्रशासन इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर नंबर आएंगे। मैं हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आपको आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इसी सब्जेक्ट में, क्योंकि शब्दावली थोड़ी अलग है। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो बेहतर साबित होगी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो तैयार होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।